अध्याय 116 आक्रमण नरसंहार की शुरुआत। 1/3 बूम। पूरे अल्बर्टा साम्राज्य की रक्षा करने वाला रक्षात्मक घेरा, जिसे सभी रक्षात्मक कलाकृतियों में सबसे महान कहा जाता है, बस यूं ही टूटकर बिखर गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और कई सेकंड तक पूरी राजधानी हिलती रही तथा एक भयंकर शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिसके कारण कई इमारतें ढह गई। शक्तिशाली आघात तरंग ने पहले ही कई दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों को मार डाला था, जो समय रहते रास्ते से हटने में सक्षम नहीं थे। असंभव। अवरोध टूट गया है। मानव द्वारा ज्ञात सबसे उच्च जादुई हमले भी अवरोध को हिला नहीं सकते, तोड़ना तो दूर की बात है। पहला राजकुमार रयान ने बेसुध होकर बुदबुदाया, मानो उसका मन अभी भी वही सोच रहा हो जो कुछ पल पहले हुआ था। बाधाओं की पूर्ण सुरक्षा निश्चित रूप से अल्बर्टा साम्राज्य का गौरव थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्ण सुरक्षा ही सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण अन्य राष्ट्र उन पर आक्रमण करने या आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाते थे, क्योंकि रक्षात्मक अवरोध को पार करने का कोई ज्ञात रास्ता नहीं था। कम से कम अब तक तो यही स्थिति थी। अराजक शहर में विनाश व्याप्त हो गया तथा नागरिकों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। स्थिति और भी बदतर हो गई जब अचानक आकाश में सैकड़ों जादुई आकृतियां प्रकट हुईं, जिन्होंने पूरे शहर को ढक लिया। जादुई संरचना के भीतर से सैकड़ों तरह के जानवर उड़कर नागरिकों पर अंधाधुंध हमला करने लगे। शहर के अलग अलग हिस्सों से विस्फोट हुए। सड़कों पर खून की एक नदी बह रही थी, मानो प्रकृति ने ही उसे रचा हो। राजकुमार रयान असहाय होकर बस देख रहा था कि उसके लोगों का एक के बाद एक कत्लेआम हो रहा है। चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उड़ने वाले जानवर ने या तो अपने मुंह से प्रकाश की किरणें छोड़कर या अपने तीखे पंजों का उपयोग करके उनके शरीर को चीर-फाड़ कर, पीस-कर, पल भर में उनके शरीर को लुगदी में बदलकर उन पर हमला किया। रयान ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके होठों से खून बहने लगा। जब वह उन जानवरों को घूर रहा था तो उसकी नीली नीलम जैसी आंखों में क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की इच्छा झलक रही थी। अक्षम्य, अक्षम्य, मैं तुम में से किसी भी दुष्ट जानवर को निश्चित रूप से माफ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने लाल आंखों से चिल्लाया, और बिना किसी हिचकिचाहट के रयान ने अपनी तलवार की धार एक भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर की गर्दन में गहराई तक घुसा दी। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन में गहराई तक घुसी, भेड़िए ने एक दर्दनाक चीख निकाली। बाकी शूरवीरों ने तुरंत अपनी अपनी तलवारें कमर में बंदी निकाली और राजकुमार का साथ देने लगे। उन्हें नागरिकों की यथासंभव रक्षा करनी थी। दूर दूर तक ऊंची खड़ी कई इमारतों की नींव उखड़ गई और वे उस जानवर की कहर से ढह गई और उनकी दीवारें नष्ट हो गई। वह हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना एक तरफा होगा। क्या उस राजा ने सचमुच अपनी सेनाओं को इतना विभाजित कर दिया था कि उसका कीमती राज्य इतना कमजोर हो गया था? उद्धरण चिन्ह। एक उड़ते हुए जानवर की पीठ पर खड़ी, बर्फ जैसे सफेद लंबे बालों वाली एक औरत की मधुर हंसी गंध हवा में शान से नाच रही थी। नीचे शहर की अस्त-व्यस्त स्थिति को देखते हुए उसकी गहरी लाल आंखों में चंचल चमक थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे तो बस आवश्यक मात्रा में बलिदान के जीवन एकत्रित करने हैं, है न? मोनिका ने पूछा, जैसे ही उसने अपनी नज़र एक खास दिशा में घुमाई। चमगादड़ जैसे पंखों वाला एक सफ़ेद बालों वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष में हलचल मच गई। कुकू, यही योजना है। तुम बाहर वालों से निपटो, मैं अंदर वालों को अपना मनोरंजन करने दूंगा। मुझे आभास हो रहा है कि एक बहुत शक्तिशाली शूरवीर इस समय शाही महल के अंदर है। एलिस्टर खुशी से हंस पड़ा जब उसने दूर खड़े शाही महल को देखा जो ऊंचा और भव्य था। शाही महल ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो शहर के बाकी हिस्सों की तरह नष्ट नहीं हुई थी या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हाँ, मैंने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है। तुम में से कौन मुझे यादगार लड़ाई देगा? एलिस्टर ने शाही महल की ओर बढ़ते हुए कहा। उसे इस हालत में देखकर मोनिका ने उपहास किया। मांस के सिर, वह केवल लड़ाई ही जानता है। वह मूर्ख युद्ध में कूदने से पहले सब कुछ क्यों नहीं सोच सकता है? वह झुंझलाहट से आह भर उठी। उसी समय शहर के प्रवेश द्वार पर जोरदार शोर हुआ। शोर की ओर मुंह करके देखने पर उसकी लाल आंखों में 1 दर्जन से ज्यादा सफेद चीलें दिखाई दी, जिनकी पीठ पर जादूगर और शूरवीर सवार थे। ओह, वे लोग उम्मीद से कहीं पहले आ गए। खैर, जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो ये शहर वैसे भी उनका होगा। मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए एक माणिक्य रंग का रत्न निकाला जो एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। रत्न को और भी ज्यादा चमकता देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह ... जल्द ही मेरे प्यार, उसने मन ही मन बुदबुदाया, हथेली के आकार के उस छोटे से रत्न को अपनी कामुक छाती से लगाए हुए।
अतीत की अपनी सबसे अनमोल यादों को याद करते हुए उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं चमक उठी। इस बीच अल्बर्टा राज्य की राजधानी की स्थिति और अधिक अराजक होती जा रही थी, क्योंकि ज़ेस्ट्रल राज्य के जादूगरों और शूरवीरों ने उन्मत्त नागरिकों को वश में कर लिया था, जबकि उन्होंने उन लोगों का वध कर दिया था जो अपने संकल्प और प्रतिरोध जारी रखने के निर्णय पर अडिग थे। कभी साफ सुथरी पक्की सड़कों पर के निशान दिखाई दे रहे थे और जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। शहर के अलग अलग हिस्सों से रोने और गुस्से से दहाड़ने की आवाज़ें उठ रही थीं, और जो लोग बच गए थे वे अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए विलाप करने लगे, जबकि अन्य लोग उनके निर्जीव शरीर को देखकर क्रोधित हो गए। एक संकरी गली में, जहां से बदबूदार बदबू आ रही थी, युवराज रयान छिपा हुआ था। उसके बगल में नौकरानी की वर्दी पहने एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखें कौप रही थीं और आंसू चमक रहे थे। छी, लानत है, इस दर पर हमारा राज्य होगा। रयान ने बेबसी का एहसास करते हुए दांत पीस लिए। वह पूरी तरह फंस चुका था, क्योंकि ज़ेस्ट्रल राज्य के शूरवीरों ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। चाहे वह इसे किसी भी दृष्टि से देखे, यह उनकी हार थी। वाह! रयान और एम्मा का शरीर सिहर उठा जब उन्हें हवा का एक तेज झोंका अपने शरीर को छूता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी गहरी समुद्री नीली आंखों में एक विशालकाय जानवर दिखाई दिया, जिसके 4 जोड़ी पंख उसकी पीठ से बाहर की ओर फैले हुए थे। उस विशालकाय जानवर की पीठ पर एक सुंदर सफेद बालों वाली सुडौल शरीर वाली महिला खड़ी थी। महिला की रक्तलाल आंखों को देखकर उसे खतरे का आभास हुआ और उसके हाथ कांपने लगे। मेरे प्यारे राजकुमार, आप हमसे क्यों छिप रहे हैं? क्या शाही परिवार के सदस्यों को उचित शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता? मोनिका ने पूछा और उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रयान ने मोनिका को घूरते हुए पूछा। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। ये देखकर मोनिका ने व्यंग्य किया, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हम इस राज्य पर नियंत्रण कर रहे हैं जिसे आप सभी इतना प्रिय मानते हैं। इस दिन से शाही परिवार अस्तित्व के लिए सारी शक्ति और कारण खो देगा। एक नया युग शुरू होगा, क्योंकि आपके इस बेकार राष्ट्र के मलबे से एक नया राज्य उभरेगा, जिसका अर्थ है शाही परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे, क्योंकि आपका अस्तित्व अब आवश्यक नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, मोनिका ने अपना हाथ हिलाया और उसके इशारे के बाद एक ऑब्सीडियन क्रिस्टल जैसा भाला बन गया। स्कूश! रयान को पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि भाला उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया था। तथापि उछाल! रयान ने अपने गाल पर ठंडी सनसनी महसूस करते हुए हाँफते हुए अपने दाहिने गाल पर हाथ फेरा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसकी हथेली पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। खून की बूंदें उसके गालों पर छलक रही थीं और उसकी ठुड्डी तक टपक रही थीं। धीरे धीरे और डरते हुए उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उस आकृति की पीठ को देखा जो अभी अभी उसके सामने आई थी। उद्धरण चिन्ह यह तुम? उद्धरण चिन्ह! उसका मुंह कुछ कहने के लिए हिला, लेकिन अंत में उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ जिससे उसके पैर कमजोर हो गए। उसकी हल्की नीली आंखों में एमा का वह दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसके हृदय में एक भाला इतनी जोर से घुसा हुआ था कि उसका मांस नष्ट हो गया था और उसकी पीठ में छेद हो गया था। खांसी! एम्मा को खांसी के कारण खून निकलने लगा, क्योंकि उसकी नौकरानी की वर्दी धीरे धीरे उसके अपने खून से भीग गई थी। ओह! तुमने अपने राजकुमार की रक्षा के लिए अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कितना प्यारा है! आजकल इतना वफादार व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। मोनिका की रक्तलाल आंखें मन मन चमक रही थीं जब वह अपने सामने के दृश्य को गहरी दिलचस्पी से देख रही थी। एम्मा का शरीर जमीन पर कटार की तरह लटका हुआ दिखाई दे रहा था और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। अध्याय 117 आक्रमण नरसंहार की शुरुआत। 2/3 शाही महल को जोड़ने वाले दोहरे दरवाजे अचानक दोनों ओर से जोर से खुल गए और पसीने दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज, यह एक आपातकालीन स्थिति है, युवा शूरवीर चिल्लाया और कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ हुआ क्या? बोलो, लतपथ एक युवा योद्धा तेजी से राजा ने भौहें सिकुड़ते हुए आदेश दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ घंटों में बाहर क्या हुआ था, क्योंकि वह मोना के प्रशिक्षण में इतना मग्न था। यह ज़ेस्ट्रल का राज्य है, वे इस समय राजधानी पर हमला कर रहे हैं, युवा शूरवीर ने कर्कश स्वर में समझाया। हालांकि ये सुनकर राजा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। आपने अभी अभी क्या कहा? वह दहाड़ा।
बिना कुछ सोचे समझे सभी शूरवीर प्रशिक्षण कक्ष की बालकनी में भाग गए और दूर तक देखने लगे, जहां काला धुआं हवा में उठ रहा था, जबकि नीचे क्षतिग्रस्त इमारतों पर जानवरों और राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? रक्षात्मक अवरोध नष्ट हो गया है। ये संभव नहीं होना चाहिए। रक्षात्मक अवरोध सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक प्रकार की कलाकृतियां हैं। क्या तुम अंधे हो? वे राजधानी पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अवरोध को पार कर लिया होगा। जेस्ट्रिल के शूरवीर इतनी तेजी से यहाँ कैसे आ गए? यदि उनके पास उड़ने वाले वाहन भी होते तो भी उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय तो लगना ही चाहिए था। उद्धरण चिन्ह ... क्या हमारी योजना किसी अज्ञात माध्यम से लीक हो गई? जब वे असहाय होकर देख रहे थे कि शहर पर जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा है, तो वे सब आपस में बुदबुदा रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो रही थीं। हालांकि राजा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मुट्ठी भींच ली। वह सचमुच बहुत गुस्से में था। अक्षम्य, ये कमीने! वह चिल्लाया। उसने कसम खाई कि वह जेस्ट्रिल साम्राज्य को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। एक देश के शासक के रूप में अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन अब किसी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके घर को भी निशाना बनाने की हिम्मत की। उनकी आंखों में एक भयंकर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने दांत पीस लिए। ये भयानक है। राजकुमारी एड्रियाना ने शाही महल की बालकनी से राजधानी की दयनीय स्थिति को अपने सुंदर चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ देखा। एक राजकुमारी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अपने राज्य और उसकी प्रजा से प्रेम करती थी, और उन्हें इस तरह कष्ट में देखकर उसका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? शाही शूरवीर क्या कर रहे हैं? अल्बर्टा राज्य के सबसे शक्तिशाली शूरवीर मैथ्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनका सफाया हो गया। दुर्भाग्य से हमारे कई सबसे शक्तिशाली शूरवीर पहले से ही जंगल के बाहरी इलाके में घास के मैदान में तैनात थे। उनकी अनुपस्थिति में हम उन्हें रोकने के लिए ज्यादा सैनिक नहीं भेज सके, युवा शूरवीर ने समझाया। शूरवीरों के स्पष्टीकरण के बाद कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा और मैथ्यू दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि वे स्थिति की असामान्यता के बारे में सोच रहे थे। वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? और अगर वे उम्मीद से पहले भी यहाँ आ जाते तो उन्हें जंगल की सीमा पर तैनात शूरवीरों का सामना करना पड़ता। मुझे मत बताओ कि उन शूरवीरों के साथ कुछ हुआ था। राजा को आश्चर्य हुआ। हाँ, उसने ये भी सोचा कि शायद वे सब मिट गए होंगे, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। ऐसा विचार मन में आना भी बहुत निराशाजनक था। मैथ्यू भी इसी भावना से सहमत प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति काफी फीकी थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लग रहा है कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। हमारे बीच कोई जासूस या गद्दार हो सकता है, राजा ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक आ गई। मैथ्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह भी राजा जैसा ही सोच रहा था। जेस्ट्रिल साम्राज्य से जुड़े हमारे योजनाओं के बारे में जानने वाले ज्यादा उच्च पदस्थ व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, खासकर अब जबकि उसे उन पर शक हो ही गया है। उसने जारी रखा। महाराज, मैं उन कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करूंगा जो इसके बारे में जानते हैं, एक शूरवीर ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, वे पहले से ही राजधानी पर कब्जा कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे शाही महल तक कब पहुंचेंगे। जांच करने का कोई समय नहीं है, राजा ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। यही सब कुछ नहीं है, वहाँ एक बहुत शक्तिशाली समनकर्ता भी है, और उत्पात मचा रहे जानवरों की विशाल संख्या को देखते हुए वह बहुत प्रतिभाशाली प्रतीत होता है, मैथ्यू ने आगे कहा। सबके चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। मोना, जो स्पष्टीकरण सुन रही थी, ये देखकर भौचक्की रह गई कि स्थिति कितनी खराब थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं हीरो हूँ, क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे नकली लड़ाइयाँ लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐसे युद्ध में भाग लेना जहां मौत निश्चित हो, वह इतनी आसानी से नहीं कर सकती थी। अन्य मनुष्यों की जान लेने के विचार मात्र से ही वह भयभीत हो जाती थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले वह भी एक सामान्य छात्रा थी, जो अन्य लड़कियों की तरह ही एक साधारण जीवन जी रही थी। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मोना बेरुखी से बुदबुदाए। राजकुमारी एड्रियाना ने उसकी बात सुन ली। उसने मोना का कांपता हुआ हाथ धीरे से थाम लिया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे सचमुच दुख है कि तुम्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, मोना। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी की आवाज इतनी मधुर और सुखदायक थी कि मोना का डर कुछ कम हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। उद्धरण चिन्ह ... आप अभी भी युद्ध के मैदान में अनुभवहीन हैं।
इसलिए निश्चित रूप से हमारा आपको युद्ध के मैदान में जाने देने का कोई इरादा नहीं है। आपको यही रहना चाहिए जहां ये सुरक्षित है। क्या आप निश्चित हैं? मोना ने संदेह से पूछा। अब तक की बातचीत से लगता था कि राजा भी अपनी जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं है। हाँ, ये ठीक है, राजकुमारी एड्रियाना ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मानो वह मोना से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। इस बीच राजा ने हताशा में दांत पीस लिए। अपने आसपास के सभी लोगों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसका गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। हालांकि इसके बावजूद उसका दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था और वह वर्तमान स्थिति को अपने पक्ष में करने का रास्ता खोज रहा था। धत, लानत है, उन कमीनों को मुझे अपना दुश्मन बनाने का पछतावा जरूर होगा। राजा क्रोधित हो गया। महाराज, कृपया मुझे उनसे निपटने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह। मैथ्यू ने अपना सिर झुकाकर और हाथ छाती पर रखकर कहा। ये सुनकर राजा की आंखें चमक उठी। सचमुच मैथ्यू ही उस समय राजा के अधीन सेवा करने वाला सबसे शक्तिशाली शूरवीर था। अगर कोई इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता था तो वह वही था। आखिरकार कुछ पल पहले की निराशा के बीच उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। आमतौर पर राजा का सबसे ताकतवर शूरवीर होने के नाते मैथ्यू कभी राजा का साथ नहीं छोड़ता था, लेकिन यह एक खास मौका था। राजधानी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके पास अस्थायी रूप से वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी बचे हुए शूरवीरों को ले जाओ और राजधानी में उत्पात मचाने वालों का ख्याल रखो। मुझे विश्वास है कि आप इसे संभाल सकते हैं। निस्संदेह उस शक्तिशाली पशु सम्मेलनकर्ता के अलावा शत्रुओं में ऐसा कोई भी नहीं दिखता जो विशेष रूप से शक्तिशाली हो। मैथ्यू ने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। फिर उसने अपनी कमर में बंदी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी धार तेज रोशनी से चमक उठी। बहुत अच्छा, उन बदमाशों को उनकी जगह जरूर सिखाओ। जैसी आपकी इच्छा मेरे राजा। उद्धरण चिन्ह। मैथ्यू ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और उन कुछ शूरवीरों के साथ चला गया जो अभी भी प्रशिक्षण मैदान में थे। राजा, राजकुमारी और नायक की रक्षा के लिए केवल 3 शूरवीर ही बचे थे क्योंकि अन्य चले गए थे। मोना ने अपनी दृष्टि उस बर्बाद राजधानी पर घुमाई जहां इमारतें नष्ट हो चुकी थीं और नागरिकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उसने पीड़ा भरे भाव से अपने हाथ छाती पर रख लिए। कुछ समय बाद मैथ्यू और शेष बचे शूरवीर अंततः महल के बगीचे में पहुंचे और पैदल ही प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद मैथ्यू ने पुष्टि की कि आक्रमणकारी अभी तक शाही महल तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वे धीरे धीरे बगीचे के भीतरी क्षेत्र से चले गए हैं। ओ या, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें खुद बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम मेरे पास आ गए। हाँ हाँ हाँ, कितना बढ़िया। मैथ्यू ने अपनी दृष्टि ऊपर आसमान की ओर घुमाई जहां काले कपड़े पहने एक आदमी की आकृति अपनी पीठ से चमगादड़ जैसे पंख फैलाए उड़ रही थी। उस आदमी के बाल थोड़े लंबे चांदी जैसे थे और आंखें गहरी लाल थीं। मैथ्यू ने उसे गंभीरता से देखा। उसके चेहरे पर एक भाव उभर आया था। जैसे ही वह चांदी जैसे बालों वाला आदमी धीरे धीरे जमीन पर उतरा। आप कौन हैं? मुझे याद नहीं कि मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ, मैथ्यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये पहली बार है जब हम आमने सामने मिले हैं, एलिस्टर ने उत्तर दिया। ये हमारी पहली मुलाकात है, ऐसे में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आने का आपका क्या इरादा है? मैथ्यू ने पूछा। उसकी नज़रें एलिस्टर के चमगादड़ जैसे पंखों पर टिकी थीं और उसकी निगाहें एकदम ठंडी हो गई थीं। यदि वह ये नहीं जानता कि एलिस्टर किस जाति से है तो वह सचमुच मूर्ख होगा। पिछली शताब्दियों में राक्षस जाति और मानव जाति हमेशा एक दूसरे के साथ लगातार मतभेद में रही हैं। उस जाति के प्रति उनकी घृणा ऐसी चीज थी जिसे मनुष्य कई वर्षों तक नहीं छोड़ सके। उस जाति के हाथों कितने मनुष्यों को कष्ट सहना पड़ा, उस जाति के हाथ कितने मनुष्य मारे गए, ये गिनती से परे था। हालांकि जो लोग पीड़ित हुए थे वे बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, फिर भी नफरत मानवता के दिलों में गहराई से जड़ें जमा चुकी थी क्योंकि अनगिनत पीढ़ियां अभी भी उनसे नफरत करती रहीं। मैथ्यू से जो नजरिया मिला उसे देखकर एलिस्टर खुशी से हंस पड़े और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हा 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 हा, बस मुझे ये रूप पसंद है। वास्तव में ये वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं राक्षस जाति से हूँ। मैं एलिस्टर हूँ, वह जो परछाइयों को नियंत्रित करता है। उसने अपना परिचय दिया। तो आप उस शापित जाति से हैं, तो मुझे इस दुनिया से आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की अनुमति दीजिए। मैथ्यू की आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी जब वह अपनी तलवार के साथ युद्ध की मुद्रा में आ गया। अध्याय 118 आक्रमण नरसंहार की शुरुआत। 3/3 शाही महल के बगीचे में
जहां पेड़ पौधे और झाड़ियां फैली हुई थीं। चारों ओर एक भारी भरकम माहौल छा गया था। मैथ्यू और एलिस्टर दोनों ने युद्ध की तैयारी करते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। मैथ्यू की आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमक रही थी। जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो सुनहरे सूरज की किरणें ब्लेड की सतह पर परावर्तित हो रही थीं। अरे, तुम में तो बहुत ज्यादा हत्या करने की नीयत है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम लगभग 300 साल पहले घटी एक घटना को लेकर इतना परेशान क्यों हो? एलिस्टर ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसके शांत स्वभाव के विपरीत उसकी गहरी लाल आंखें भी मैथ्यू से कम नहीं, बल्कि हत्या के इरादे से चमक रही थीं। क्या ये घृणा राक्षसों और मनुष्यों के बीच घटी घटना के कारण थी, या फिर यह उसके सामने खड़े शक्तिशाली शत्रु को मार डालने की उसकी अदम्य इच्छाशक्ति थी? यहाँ तक कि उसे भी उस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं पता था जो अचानक उसके मन में उमड़ रहा था। लेकिन लड़ने की उसकी इच्छा अचानक उमड़ पड़ी, मानो अंतहीन सागर उमड़ रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब जब तुमने खुद को दिखा दिया है तो मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का कोई कारण नहीं है। अब तुम्हारा एकमात्र भाग्य मेरी तलवार से गिरना है, मैथ्यू ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज साफ जाहिर था कि उसे सामने खड़े राक्षस से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर एलिस्टर ने कंधे उचका दिए। ओह, ये तो निराशाजनक है। और मैंने सोचा कि जब हम यहाँ हैं तो हम एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं। फिर उसने अपनी नज़र शेष शूरवीरों की ओर घुमाई जो मैथ्यू से कुछ मीटर पीछे खड़े थे। मुझे कमज़ोर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, और उसके होठों के कोने पर एक लगभग अदृश्य सी मुस्कुराहट उभर आई। मैथ्यू की आंखें सावधानी से सिकुड़ गईं, उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। इस एहसास ने उसे निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मानो सहज प्रवृत्ति से उसका शरीर बिना देर किए हिल गया। उसने जमीन से लात मारी और हवा में ऊंची छलांग लगाई। उसी समय एलिस्टर ने भी अपनी चाल चली। उसने अपना पतला हाथ बाहर की ओर बढ़ाया और उसके साथ ही धरती से अंधेरे के अनगिनत भाले फूट पड़े। क्या नहीं, 3 टीटी अचानक हुए हमले से बच न पाने वाले शूरवीरों की करुण चीखें महल के बगीचे में गूंज उठी। हर भाला शूरवीरों के कवच को भेदता हुआ उनकी धड़ में घुस गया। शेष बचे शूरवीर भाग्यशाली थे कि वे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच निकलने में सफल रहे। स्वश, जैसे कि उसने अपने पिछले कार्यों की भविष्यवाणी की थी, एलिस्टर ने अपना हाथ लहराया और मैथ्यू की ओर अंधेरे के 3 भाले छोड़े जो अचानक कूदने से गिरने की कगार पर था। स्वश स्वश स्कूश, जैसे जैसे काले भाले उसकी नजरों के करीब आते गए, मैथ्यू की आंखें 2 ब्लेडों की धार की तरह तेज होती गईं। अचानक उसकी तलवार की धार हल्की सी चमकी और तलवार के एक झटके के साथ ही उसमें से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। बूम! श्वेत प्रकाश की धार अंधकार के 3 भालों से टकराए, और उसी समय श्वेत प्रकाश से उत्पन्न ऊष्मा से अंधकार का भाला पूरी तरह भस्म हो गया। हालांकि प्रकाश की किरण अपने पथ पर चलती रही, वह असंभव गति से एलिस्टर के पास पहुंची, जिसने शांतिपूर्वक सफेद प्रकाश को देखा। कोष्टक डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। पवित्र गुण। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तलवार के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया में मौजूद सभी बुराइयों को खत्म करने में सक्षम है। एलिस्टर ने ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर धीरे से सिर हिलाया, मानो कुछ समझ गया हो, और अपने 2 चमगादड़ जैसे पंखों को फड़फड़ाते हुए वह रोशनी की धार से बचते हुए आसमान में ऊंचा उठ गया। इस दुनिया में सबसे आम तत्व प्रकृति के 4 प्राकृतिक तत्व थे: अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये तत्व मनुष्यों को 4 तात्विक देवियों द्वारा प्रदान किए गए थे। हालांकि इन 4 आम तत्वों के साथ 2 अतिरिक्त तत्व भी थे, और वह था अंधकार तत्व, जिसका उपयोग मुख्यतः राक्षस जाति द्वारा किया जाता था, और प्रकाश तत्व, जो अंधकार तत्व का प्रतिकार करने के लिए अस्तित्व में आया। मैथ्यू धीरे से जमीन पर उतरा और एलिस्टर से दूरी बनाए रखते हुए अपनी तलवार संभाली। एलिस्टर ने मैथ्यू का पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी पीठ के पीछे हल्के से पंख फड़फड़ाए और चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव लिए मैथ्यू को घूरने लगा। एलिस्टर स्वाभाविक रूप से मैथ्यू के हाथों में प्रकाश की तलवार के प्रति सतर्क था। प्रकाश का गुण एक दानव की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वह उस तलवार के सीधे प्रहार को सहने को तैयार नहीं था जो अस्तित्व में मौजूद सभी बुराइयों को मिटाने में सक्षम थी। सबसे सुरक्षित विकल्प दूरी बनाए रखते हुए हमला करना था। वास्तव में यह अब तक का सबसे समझदारी भरा निर्णय था। वाह! एलिस्टर सीधी रेखा में मैथ्यू की ओर तेजी से बढ़ा और पल भर में उनके बीच की दूरी कम कर दी। जैसे ही वह मैथ्यू के आगे बढ़ा, उसकी तेज रफ्तार से उसके लंबे चांदी जैसे बाल बिखर गए। जैसे ही वह मैथ्यू की छाती की ओर आगे बढ़ा, अंधेरे के पंजे आकार लेने लगे।
हालांकि एलिस्टर के पंजों का मैथ्यू की तलवार से संपर्क होने से पहले ही मैथ्यू की गहरी आंखें एक पल के लिए झिलमिला उठी। उसने अपनी जादुई ऊर्जा तलवार के अंदर उड़ेल दी और जोर जोर से वार करते हुए अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाया। अंधेरे के पंजों के प्रकाश की धार से टकराने पर एक धीमी सी आवाज गूंजी। एलिस्टर और मैथ्यू दोनों ही घुरघुराहट के साथ पीछे हट गए। मैथ्यू ने अपनी तलवार से अपना रुख स्थिर किया और एलिस्टर की ओर अपनी सतर्कता बढ़ा दी। इस बीच एलिस्टर ने उसके पंजों को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उभर आई। जैसा मैंने सोचा था, मेरा अंधकार वास्तव में आपके प्रकाश गुण से निपटने में सक्षम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसी समय उसकी लाल आंखें मैथ्यू को गहराई से देख रही थीं, मानो उन्हें कुछ एहसास हो रहा हो। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपकी जादुई ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले कितनी देर तक टिक सकती है। वह सोच में पड़ गया। चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जरूरी जादुई ऊर्जा के बिना वह पूरी तरह बेकार है। उसे कथा कि प्रकाश तत्व ने काफी मात्रा में मन ले लिया होगा। मैथ्यू के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां जरूर दिखाई दी, हालांकि उसने बेचैनी या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका भाव शांत रहा। जल्द ही, मानो वे किसी रणनीतिक समझौते पर पहुंच गए हों, वे पूरी तरह एक साथ आगे बढ़े। महल के प्रांगण में एक बार फिर युद्ध का भयंकर शोर गूंज उठा। उनके हथियारों की हर टक्कर से आसपास की हवा फट जाती, उनके पैरों के नीचे का कंक्रीट दरक जाता और बड़े बड़े गड्ढे अप्राकृतिक रूप से बन जाते। उनके बीच चल रहे भीषण प्रहारों के दौरान एलिस्टर के आश्चर्यजनक हमलों से बचे हुए शूरवीरों ने कंक्रीट को देखा, जो लगातार फट रहा था और टूट रहा था तथा टकराव की आवाज लगातार आ रही थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे यूं ही कूद पड़े। इससे न सिर्फ उनकी जान जा सकती थी, बल्कि वे अपने कमांडर के काम में भी बाधा डाल सकते थे। क्या आपको लगता है कि कप्तान जीतेगा? एक युवा शूरवीर, जो शायद किशोरावस्था के अंतिम चरण में था, ने अपनी छाती पर लगे घावों को ढांकते हुए पूछा। बाकी 3 शूरवीर स्तब्ध थे, अपने घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही कुछ मीटर दूर हो रहे युद्ध की ओर भी अपनी सतर्कता बढ़ा रहे थे। छी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह शापित राक्षस वास्तव में शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि यह कप्तान के लिए आसान होगा। एक और शूरवीर ने आंखों में तेज चमक के साथ कहा। उसने अपनी तलवार खींच ली थी और युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बचा हुआ शूरवीर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो लगभग 30-40 साल का था। बाकी 2 शूरवीरों के विपरीत, उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। वह लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित नहीं लग रहा था। इस बीच उसके बाईं ओर एक और शूरवीर था, जो बच निकलने में भाग्यशाली था। वह शांति से युद्ध को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव था। इस बीच टकराना। एलिस्टर और मैथ्यू के हमले एक बार फिर टकराए और एक धीमी आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी। वे दोनों एक दूसरे को सावधानी से देखते रहे और अपने बीच की दूरी बढ़ाने के लिए पीछे हट गए। मैथ्यू की छाती कामुकता से ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी सांसें तेज और तेज थीं। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी, तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। उसने अपनी जादुई ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और अब शायद वह अपनी इस हालत में और ज्यादा नहीं टिक पाएगा। हालांकि एलिस्टर भी इससे अलग नहीं था। उसका लबादा उस पल से जल गया था जब वह रोशनी की तेज धार से बच निकलने में नाकाम रहा था। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और सांसें भी तेज चल रही थीं। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, यही है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। एक यादगार लड़ाई। वह अचानक जोर से हंस पड़ा, मानो वह सचमुच दिल से आनंद ले रहा हो। राक्षस हिंसक प्राणी थे जिन्हें युद्ध बहुत पसंद था। चाहे वे जीवित रहें या गिरें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि अंत में उन्हें कुछ मजा मिलता रहे। यह उनका यही झगड़ालू स्वभाव था जिसके कारण वे दूसरी जाति के लोगों के साथ अच्छी तरह नहीं मिल पाते थे। उद्धरण चिन्ह ... आह, तुम बहुत परेशान करने वाले आदमी हो। क्या तुम्हें सचमुच लड़ने में इतना मजा आता है कि तुम मुझ पर सीधा वार करने के लिए भी तैयार हो? मैथ्यू ने अपने कवच के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हाथ में थामे हुए पूछा, जो एलिस्टर के अंधेरे पंजों से भेदे गए थे। उसकी बातें सुनकर एलिस्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहा, आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति को पहले से ही पता होना चाहिए कि कभी कभी आपको अपने दुश्मनों पर सफल प्रहार करने के लिए आवश्यक मात्रा में बलिदान करना पड़ता है ना? उद्धरण चिन्ह ... सचमुच, आप सही कह रहे हैं।
मेरी तलवार की खासियत यह है कि जो भी लोग बुराई करते हैं वे ताकत की परवाह किए बिना मारे जाएंगे। लेकिन आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के खिलाफ मुझे मानना होगा। आपको हराना अब इतना आसान नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। मैथ्यू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। उसने एलिस्टर की बात का खंडन नहीं किया। उसने भी कई मुश्किल लड़ाइयां लड़ी थीं और जानता था कि जंग के मैदान में जिंदगी किसी का साथ नहीं देती। उसने गहरी सांस ली, मानो अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए, और आवाज में गंभीरता भरकर कहा, इसलिए मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। उस संकेत पर उसकी आभा बदल गई और वह अधिक उग्र हो गई। एलिस्टर ने अपने प्रतिद्वंद्वी में आए परिवर्तन को तीव्रता से महसूस करते हुए भौहें चढ़ा लीं। अतः अब वह इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अब समय आ गया है कि योजना का अगला चरण शुरू किया जाए। ये कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, मुझे वास्तव में इसे समाप्त कर देना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा। जल्द ही एलिस्टर का रूप बदल गया। उसके राक्षसी सींग, जिन्हें वह अक्सर छिपाकर रखता था, अचानक प्रकट हो गए। उसके पिछले भाग से एक लंबी मोटी पूंछ बाहर की ओर निकली हुई थी। जब वह अपने दोनों पंख बाहर की ओर फड़फड़ा रहा था, उसकी रक्तलाल आंखें मैथ्यू की गहरी आंखों से उदासीनता से मिलीं। दोनों चुप रहे, एक दूसरे को देखते रहे और कोई रास्ता ढूंढते रहे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्वश, दूर से एक प्रकाश की चमक दिखाई दी जो असंभव गति से आगे बढ़ते हुए एलिस्टर और मैथ्यू के पीछे से आ गया। मैथ्यू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, मानो उसकी आंखों के कोनों से उसने दूर से एक चमकदार रोशनी को अपनी ओर आते देखा। अध्याय 119 एक भाग्यवान विश्वासघात। इस बीच जैसे जैसे महल के बगीचे के बाहर लड़ाई तेज होती जा रही थी और थोड़ी देर पहले ही नीले आसमान की ओर बिजली चमकी, शाही महल के अंदर लगातार विस्फोट की आवाज गूंजने से वातावरण में भारी तनाव व्याप्त हो गया। साथ ही उन नागरिकों की चीखें भी दूर से सुनी जा सकती थी जो अभी भी ज़ेस्ट्रल राज्य के आक्रमणकारियों द्वारा निर्दयतापूर्वक मारे जाने का विरोध कर रहे थे। नौकरानियां इस समय उदास थीं, क्योंकि ज़ेस्ट्रल राज्य का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था और उनमें भय की भारी भावना भर गई थी। राजधानी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शाही महल में घूमने वाले कर्मियों की संख्या बहुत कम है तथा उनमें से बहुत कम लोगों को ही युद्ध का अनुभव है। अल्बर्टा राज्य के वर्तमान राजा मार्कस अपनी पत्नी रानी लिसा के साथ सिंहासन कक्ष में बैठे थे। उनके चेहरे पर द्वंद्वात्मक भाव था। रानी का सुंदर चेहरा दर्द और चिंता के मिश्रण में बदल गया जब वह अपने रसीले चांदी के बालों के साथ खेल रही थी। उद्धरण चिन्ह। प्रिय, लिसा की चमकदार खूबसूरत नीली आंखें उसके बगल में बैठे भूरे बालों वाले अधेड़ आदमी को घूर रही थी, जिसने तरह तरह की कढ़ाई से सजे शाही वस्त्र पहने हुए थे। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बीच में ही रुक गई जब उसने अपने पति के चेहरे पर गंभीरता देखी। कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से कुछ बुरा हो भी गया तो उसके लिए मेरे पास पहले से ही योजना है। अरे, तुम्हारे पास कोई योजना है? लिसा ने भौहें चढ़ाकर उसके चेहरे को उत्सुकता से देखा। राजधानी शहर इस समय ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के प्रभाव में था और साथ ही युद्ध में पहले ही मारे जा चुके शूरवीरों ने उनकी समग्र शक्ति को कमजोर कर दिया था। वह वर्तमान स्थिति पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी, यहाँ तक कि मैथ्यू की मदद से भी, जो उस समय युद्ध के मैदान में था। आखिर एक अकेला व्यक्ति पूरे राष्ट्र की ताकत के सामने क्या कर सकता है? अकेली सेना से मुकाबला करना पहले से ही आत्मघाती कार्य माना जाता था, चाहे इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने वह शीघ्र ही थक जाएगा। अंत में यही एकमात्र निष्कर्ष था जिसके बारे में वह सोच सका। राजा के रूप में मार्कस को न केवल अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, बल्कि अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा। वर्तमान परिस्थिति में आत्मरक्षा का विकल्प चुनना उनके लिए असंभव था। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हीरो को एड्रियाना और तुम्हारे साथ कहीं सुरक्षित जगह भेज दूंगा। मैं उस चीज को सक्रिय करने जा रहा हूँ। वह शांति से बुदबुदाया। क्या तुम वास्तव में हमें भागने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान करने जा रहे हो? वह अपने सिंहासन से उछलते हुए चिल्लाई। उसकी चमकदार नीली आंखें अपने पति को गहराई से देख रही थीं, मानो वह सारे झूठ को चीरकर सिर्फ असली सच्चाई देखना चाहती हो। हालांकि जवाब देते समय मार्कस की आंखें पहले की तरह ही उदासीन और शांत थीं। आपको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी रयान मेरे उत्तराधिकारी के रूप में आपके पास है।
हम इस समय सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि उस बूढ़े ने अवरोध को नष्ट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन मैं यह मान सकता हूँ कि संभवतः यही उसके आत्मविश्वास का कारण था। मार्कस ने अपनी आंखें तेजी से सिकोड़ लीं। कोष्टक डॉट डॉट डॉट। प्रश्न यह है कि वह उस हथियार का कितनी बार उपयोग कर सकता है। यदि मैं मर भी जाऊं, तो भी मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि अंत में मेरा राज्य बच जाए। छी, तुम वास्तव में खुद को बलिदान करना चाहते हो। तुम कितने स्वार्थी हो, लिसा ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्वार्थी, क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने सचमुच उलझन में पड़कर पूछा। आपके पास एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी है, और फिर भी आप वास्तव में खुद को बलिदान करना चाहते हैं और हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यह राज्य आपके लिए अनमोल है, लेकिन क्या मुझे वह सब कुछ फेंक देना चाहिए जो मेरे पूर्वज, मेरे पिता पीछे छोड़ गए थे? क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बूढ़े के पास जाऊं और अपना सिर नीचे करके उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगूं? राजा मार्कस ने उदासीन स्वर में पूछा। यद्यपि इस आक्रमण में उसके बचने की संभावना 10% से भी कम थी, फिर भी उसने जरा भी भय या घबराहट नहीं दिखाई। राजा और राष्ट्र के शासक के रूप में उनका गौरव ऐसी शर्मिंदगी की अनुमति नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? लिसा के होंठ कांप रहे थे और वह खुद से बुदबुदा रही थी। जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? उसके चेहरे पर दुख और लाचारी का मिश्रण था, इस संभावना के कारण कि वह उस आदमी को खो सकती है जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती है। मार्कस ने अपनी पत्नी को गर्मजोशी से देखा। उसका हाथ उसके गोरे, गुलाबी गालों को प्यार से सहला रहा था और वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। भले ही मैं मर जाऊं, हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। यह मत भूलना कि जब भी हमें उसकी महान शक्तियों की जरूरत होगी, हमारे पास अभी भी हीरो हैं। अगर जरूरत पड़े तो अपनी सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करो। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी के कांपते शरीर को गले लगाया, उसने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और सिसकने लगी। मार्कस ने उसके सिर को चूमा और उसकी भूरी आंखें कभी कभी झपक रही थीं, मानो उसके मन में कई विचार चल रहे हों। जब लिसा इतनी शांत हो गई कि वह शब्दों को ठीक से व्यक्त कर सके, तब उसने अंततः बात की। डॉट 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 डॉट। हम वास्तव में कहाँ जाएंगे? अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उसने अपना मुंह खोला। जब आप हमारे बेटे और बेटी के साथ साथ नायक को भी प्राप्त कर लें तो पूर्व की ओर चले जाएं। अरे पूर्व, लेकिन क्या यह नहीं है? लिसा हौंफने लगती है, क्योंकि उसकी नीली समुद्री पुतलियां एहसास से हल्की सी चमक उठती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। वातानाबे का राज्य। यह कोई रहस्य नहीं था कि वतनबे और अल्बर्टा राज्य बेहद करीबी और गहरे रिश्ते वाले थे। दोनों देशों के राजाओं के बीच भाई जैसा रिश्ता था और वे लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह केवल वातानाबे के राजा से सहायता का अनुरोध कर सकते थे और इस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता पाने की आशा कर सकते थे। हालांकि उनके वास्तव में स्वीकार करने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि इसे वातानाबे ज़ेस्ट्रल का अगला लक्ष्य भी बन जाता। लेकिन उस बूढ़े कमीने को यह मालूम है कि इस देश पर विजय प्राप्त करते ही वह निश्चित रूप से शेष 2 राज्यों पर भी अपनी नजरें गड़ा देगा। अल्बर्टा राज्य सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक था। उनके पास कई शक्तिशाली कलाकृतियां और धन था। स्वाभाविक रूप से ज़ेस्ट्रल के राजा का लक्ष्य महान राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के अलावा उन धन और कलाकृतियों को हासिल करना भी था। उन्हें यकीन था कि वह राजा जो न केवल अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, बल्कि वह अन्य पड़ोसी राज्यों की धन संपत्ति और खजाने पर भी नजर रखेगा। ऐसी स्थिति में स्थिति को बदलने का शायद एकमात्र तरीका ये था कि शेष राष्ट्र एक गठबंधन बना लें। निश्चित रूप से ये राज्य गिर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें निश्चित रूप से नरक में देखूंगा, तुम बूढ़े कमीने। मार्कस की आंखें सिकुड़ गई और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने ऐसा सोचा। डॉट 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 डॉट। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि हम वातानाबे के शाही परिवार से मदद मांगें। उद्धरण चिन्ह। लिसा ने हल्की सी आह भरते हुए पूछा। पहले वह वतनबे साम्राज्य को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। हालांकि वे एक बड़ा राष्ट्र थे, फिर भी उनकी सैन्य शक्ति इतनी कम थी कि वह उन्हें मजाक समझती थी। और अब उसके पास ऐसे राज्य से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। किस्मत कभी कभी वाकई रहस्यमय हो सकती है। वह आदमी मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वह तुम्हें अपना समर्थन देगा। बस वहां जाओ और शांति पाने की कोशिश करो। उम्मीद है कि नायक की मदद से शायद तुम
उसने रहस्यमय ढंग से कहा। बोलते बोलते उसकी निगाहें धीरे धीरे तेज होती गईं। कौन जाने वह क्या सोच रहा था। नहीं, शायद नायकों का अचानक आगमन इसी से संबंधित है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। जब लिसा उनके प्रस्थान की तैयारी कर रही थी, काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति शाही महल की छत पर खड़ा होकर अराजक शहर के दृश्य को देख रहा था, जहां नागरिकों का अंधाधुंध वध किया जा रहा था। उसकी गहरी जैद रंग की आंखें चमक उठती थीं जब वह हर बार किसी जीवन की हानि होने पर पूरे वातावरण में प्रसारित होने वाली ऊर्जा को देखता था। फिर उसने मोनिका के पास मौजूद माणिक्य रंग के रत्न जैसा ही एक माणिक्य रंग का रत्न निकाला। हर बार जब वह माणिक्य रंग का रत्न वातावरण की अजीबोगरीब ऊर्जा के संपर्क में आता, तो रत्न और भी ज्यादा चमकने लगता। अंधेरे की एक गहन आभा ने उसके शरीर को ढक लिया और वह सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव उभर आया था, हालांकि उसके होंठ जल्द ही मुस्कुराहट में बदल गए। आखिरकार जिस दिन का उसे इंतजार था वो आ ही गया। आज वह उस कष्टप्रद स्रोत को नष्ट कर देगा जिसने उस मोहर के मूल को शक्ति प्रदान की, जिसने राक्षस जाति को रोके रखा था। आसमान में उड़ते हुए जानवर को देखते हुए उस आदमी की जैद रंग की आंखें तेज हो गईं। उसके थोड़े लंबे गहरे हरे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हुड से बाहर झांक रहे थे, और पलक झपकते ही उसकी आकृति छत से गायब होकर शाही महल के दूसरे हिस्से में चली गई। इस बीच दूसरे कमरे में, माँ, आपका क्या मतलब है कि हम जा रहे हैं? राजकुमारी एड्रियाना ने चौंकते हुए पूछा। वह जानती थी कि हालात खराब हैं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे कि उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे खेद है, लेकिन यह निर्णय उन्होंने लिया है, लिसा ने थोड़ी कांपती आवाज में जवाब दिया। हालांकि वह संयम का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी झिलमिलाती झिझक भरी चमक से साफ जाहिर था कि उसकी भावनाएं आपस में उलझी हुई थीं। स्वाभाविक रूप से वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसका दुखी हृदय ये स्वीकार नहीं कर सका। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। यदि उसे अपने राज्य और परिवार के बीच चयन करना पड़े तो स्वाभाविक रूप से वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिवार को ही चुनेगी, लेकिन वह जानती थी कि एक रानी होने के नाते यह उसकी उचित मानसिकता नहीं है। आखिरकार एक शासक के रूप में उसका राष्ट्र और जनता हमेशा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उसका दिल उस परिवार को नहीं छोड़ सका जिसके साथ वह रही थी और जिसे वह शुरू से ही प्यार करती आई थी। अपनी माँ की हालत देखकर राजकुमारी एड्रियाना ने अपना धैर्य वापस पा लिया। माँ कष्ट में है और फिर भी मैं, एड्रियाना ने हताशा में अपने होंठ काट लिए। मैं ऐसा क्यों हूँ, इतना शक्तिहीन? वह यही कहना चाहती थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गहरी सांस लेने के बाद उसकी हल्की नीली आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। मैं समझ गया माँ, मैं तुरंत नायक को सूचित करूंगा और हमारे प्रस्थान की तैयारी करूंगा। उसने अपनी आवाज में कुछ गंभीरता के साथ कहा। अपनी माँ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि उसे ही स्पष्ट दिमाग वाला होना होगा, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो, उसे उन पर से बोझ हल्का करना होगा। ऐसा कहकर राजकुमारी एड्रियाना ने अपने सुंदर लंबे नीले गाउन के किनारे को दबाया और वह तेजी से उस कमरे की ओर चली गई जिसमें मोना उस समय मौजूद थी। 3 घंटे बाद रानी लिसा, राजकुमारी एड्रियाना और नायक मोना शाही परिवार की शाही गाड़ियों में से एक में सवार होकर कुछ कुशल शूरवीरों के साथ पीछे के बगीचे से शाही महल से बाहर निकल गए। ये देखकर कि वे सुरक्षित निकल गए हैं, राजा माकस का चेहरा कठोर हो गया और वह शाही महल के अंदर एक कमरे में गया। ये कमरा केवल शाही वंश के लोगों के लिए ही उपलब्ध था। दरवाजे की हल्की चरमराहट के साथ माकस कमरे के अंदर आया और दरवाजा बंद करके मुड़ा। तभी अचानक स्वश उछाल, माकस के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जब उसे अपने हाथों में जलन महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसे एक ऐसा नज़ारा दिखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसके दोनों हाथ कंधे से पूरी तरह कटकर धड़ाम से जमीन पर गिर गए थे। उसके कटे हुए हाथों से लगातार खून बह रहा था। उसके कंधे से खून भी बह रहा था। आह! कमरे में किसी को यातना दिए जाने जैसी दर्दनाक चीख गूंज रही थी। फुफुफु, क्या इस तरह चिल्लाना बहुत भद्दा नहीं है महाराज? हल्की सी हंसी के साथ काले रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। जब माकस ने यह आकृति देखी तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, तुम एडिलियो, तुम गद्दार हो। दरअसल जो व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए आया था वह कोई और नहीं बल्कि एडिलियो था। अध्याय 120 गद्दार।
जब एडेलियो ने राजा के शब्द सुने तो उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी डरावनी मुस्कान उभर आए और उसकी आंखों की रोशनी टिमटिमा उठी। गद्दार, आप कहते हैं? हे, गद्दार होने के लिए आपको पहले सहयोगी बनना होगा, है ना? एडेलियो ने थोड़े तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। मार्कस का चेहरा अपने कटे हुए हाथ के दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने दर्द को दबाने के लिए अपने होंठ भींच लिए। एडेलियो की नज़रें गहरी हो गईं क्योंकि वह मार्कस की दयनीय हालत को उदासीनता से देख रहा था। मार्कस खून से लथपथ पड़ा था और जैसे जैसे पल बीतते गए, उसका खून बढ़ता ही गया। उसका रंग पीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर में रक्त का संचार ही न हो रहा हो। महाराज, आपने बहुत अच्छी मदद की है। पुरस्कार के रूप में मैं आपको बिना अधिक दर्द महसूस किए मरने की अनुमति दूंगा, एडेलियो ने प्रसन्नता से कहा। मार्कस की पुतलियां कांप उठी क्योंकि उसकी आंखों में एडेलियो की आकृति उभरी हुई थी, जिसके सिर पर 2 काले सींग जैसे उभार थे। उसकी कभी जैद जैसी आंखें अब गहरे लाल रंग की हो गई थीं, तथा उसकी पीठ से बाहर की ओर एक मोटी पूंछ निकली हुई थी। दी दानव, मार्कस ने सोचा। उसकी पुतलियां सिकुड़कर सबसे छोटे आकार में आ गईं। जिन प्राणियों के बारे में सिर्फ किंवदंतियों में सुना था, वे उसकी आंखों के ठीक सामने थे। राजा की प्रतिक्रिया देखकर एडेलियो की आंखें चमक उठीं और उसके होठों के कोनों पर एक डरावनी विकृत मुस्कान उभर आई। ये सही है कि मैं एक राक्षस हूँ, मुझे पहले अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं महान राक्षस राजा लूसीफर का सेनापति एडेलियो हूँ। क्या आप हैरान हैं, या मैं ये कहूँ कि क्या आप डरे हुए हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। जहाँ तक उसका सवाल था, सभी मनुष्यों में राक्षस जाति के प्रति एक सहज भय था। 300 साल पहले भी ऐसा ही था और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जो कहानियां सुनी थी वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इसलिए राजा का उनसे डरना भी स्वाभाविक है। मार्कस कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके होंठ हिले। ... आप कब से इसकी योजना बना रहे हैं? मार्कस ने कुछ उदासीनता से पूछा। हालांकि उसे अपने ही राज्य के एक रईस ने धोखा दिया था, फिर भी उसे निराशा की बजाय बेवकूफ़ी महसूस हो रही थी। अब उसे अब तक की सारी बातें समझ आ रही थीं। बिल्कुल शुरुआत से, एडेलियो का सहज उत्तर था। अंततः कुलीनों की उपाधि उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। राक्षस राजाओं की सेना के सदस्य होने के नाते उसकी एकमात्र सच्ची इच्छा अपने स्वामी को 4 वीरों की मुहर से मुक्त कराना था। स्वाभाविक रूप से उस बाधा को नष्ट करने के लिए उसे उस स्रोत को खोजना होगा जो इस देश में स्थित था। मैं समझ गया, तो आखिरकार यही मामला था। अगर मुझे ठीक से याद है तो आप उन रईसों में से एक थे जिन्होंने हमारे देश और ज़ेस्ट्रिल के बीच युद्ध का समर्थन किया था। इसके अलावा ये भी स्पष्ट है कि किसी ने हमारे कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें लीक कर दी थी, इसीलिए वे इतना शानदार घात लगा पाए। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, मार्कस का चेहरा पीला पड़ता गया। बोलते बोलते उसका खून धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एडेलियो चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान लगातार चौड़ी और बेमेल होती गई। है, एक राष्ट्र के शासक से जैसी अपेक्षा की जाती है उतनी बुरी नहीं है। आपकी विश्लेषणात्मक गति प्रभावशाली है। एडेलियो ने संतुष्ट भाव से अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं अपना काम जल्द से जल्द यही खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम एक अनजान भूत की तरह मर जाओ और चैन से न सो सको तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि तुम इतने अनजान हो। इसलिए मैं तुम्हारे अंतिम क्षणों में तुम्हें ज्ञान दूंगा। एडेलियो ने लापरवाही से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। लगभग 30 साल पहले मैं ज़ेस्ट्रिल राज्य के शाही परिवार से मिलने गया था और वहां के बूढ़े राजा के साथ एक सौदा किया था। एडेलियो ने राजा की ओर पीठ करके इत्मीनान से अपनी कहानी शुरू की। उस समय एडेलियो और एलिस्टर उत्तरी क्षेत्र में विनाश तोप की खोज कर रहे थे। कम उत्तराधिकार दर के बावजूद उन्होंने राक्षस जाति को सील करने वाली बाधा को नष्ट करने के लिए तोप का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि अपनी खोज में उन्हें सहयोग से ज़ेस्ट्रिल राज्य के शाही शूरवीर मिल गए। शूरवीरों ने उन पर शक होने के कारण हमला किया, लेकिन एलिस्टर ने उन्हें बिना किसी परेशानी के आसानी से मार डाला। एकमात्र योद्धा जो उनकी नज़र में आ पाया था वह प्रसिद्ध जादुई तलवार जादूगर था, जिसकी उपाधि पड़ोसी राज्यों में प्रसिद्ध थी। एलिस्टर के आखिरी वार करने से पहले ही एडेलियो ने ज़ेस्ट्रिल राज्य का दौरा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे वे काफ़ी मनोरंजक लग रहे थे। राजा के साथ उसकी मुलाकात कुछ ऐसी थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। एक भव्य सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति का नज़ारा, जिसके चारों ओर एक ऊंचा आभामंडल था। एक और चीज़ जिसने उसकी रुचि को आकर्षित किया वह थी उसका लालच और महत्वाकांक्षाएं। विडंबना यह है कि इंसान के अंदर की 2 सबसे खतरनाक इच्छाएं
जब एडेलियो को अन्य पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करने की उसकी योजना के बारे में पता चला तो उसने उसे मदद देने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे बड़ी अराजकता फैल सकती थी तथा वह गोलीबारी में फंसे कई लोगों की जान ले सकता था। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। शायद ये नियति थी या शायद हमारे प्रभु की इच्छा हमें मार्गदर्शन दे रही थी। एडेलियो प्रसन्नता से बोला, तस्क, मैं समझता हूँ, उस दिन जब वे हत्यारे मेरे महल में घुसे थे तो वह तुम ही थे जो कर रहे थे। मार्कस ने पूछा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थी। ये सुनकर एडेलियो खुशी से हंस पड़ा। ये सच है कि मैं ही था जो उन्हें तुम्हारे कमरे तक ले गया था। सच कहूँ तो तुम्हें उसी दिन मर जाना था, लेकिन मैं उस आदमी की ताकत को पूरी तरह से कम आंकता हूँ। उसकी तलवारबाजी वाकई कमाल की थी। आखिरकार पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक कोशिश में ही खत्म हो गया। एडेलियो ने उन घटनाओं को याद करते हुए आह भरी। हालांकि उसे इंसानों के साथ काम करना व्यक्तिगत रूप से नापसंद था, लेकिन यह एक अपवाद था क्योंकि उनके लक्ष्य एक जैसे थे। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे? भले ही मैं न हूं, कोई न कोई तो तुम्हें जरूर खत्म कर देगा। मार्कस ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसका जीवन लगभग समाप्त होने वाला था, फिर भी उसका मन शांत था। उसने ये जीवन पहले ही त्याग दिया था। उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि इस आपदा को रोकने में वे बहुत देर कर चुके थे। कोष्टक ... मुझे उस समय सर हेनरी की बात सुननी चाहिए थी। कोष्टक। मार्कस के दिल में अफसोस भर गया और उसकी सूरत दर्द भरी मुस्कुराहट में बदल गई। बहते खून से उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी। ये देखकर एडेलियो ने अपनी तर्जनी उंगली मार्कस के माथे पर रख दी। जल्द ही काली रोशनी की एक किरण उसके सिर के बीच से गुजरी और उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। मार्कस का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि एडेलियो के चेहरे पर एक तनाव था, क्योंकि वह बाकी शाही परिवार के बारे में सोच रहा था जो पहले ही भाग चुके थे। उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी लाल आंखें किसी चीज की तलाश में कमरे में घूम रही थीं, और फिर उसकी नज़र उस चीज पर पड़ी जिसे वह ढूंढ रहा था। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वह खिड़की से उड़कर राजमहल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह महल के बगीचे के ऊपर चुपचाप मंडरा रहा था, उसकी लाल आंखों में एलिस्टर और मैथ्यू की झलक दिखाई दे रही थी जो हमला करने ही वाले थे। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई जब उसने एक गेंद के रूप में एक शक्तिशाली ऊर्जा का आभास किया और फिर उसे महल के बगीचे की ओर फेंक दिया। ये हमें वर्तमान में लाता है। चमक। दूर आकाश में एक बिंदु पर एक चमकदार काली रोशनी चमक रही थी, मानो वह दूसरा सूर्य हो। विनाशकारी ऊर्जा का प्रकाश महल के बगीचे में भयानक गति से फैल गया। जिन लोगों ने ये सब महसूस किया, उनके चेहरे पर एक भारी भय की भावना छा गई। क्षण भर के लिए वे स्तब्ध रह गए। जैसे ही एलिस्टर और मैथ्यू कुछ मीटर की दूरी पर अपने अपने हमले शुरू करने वाले थे, उनके हमले रुक गए, क्योंकि वे दोनों हमले के साथ पूरी तरह से पंक्ति में थे। एलिस्टर की आंखों की रोशनी टिमटिमा उठी जब उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़ा, जिससे वह हमले से प्रभावी रूप से बच गया। इस बीच मैथ्यू के चेहरे पर एक कठोर भाव था, क्योंकि उसे एक ऐसे खतरे का एहसास हो रहा था जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। इस हमले का अनुभव किए बिना भी वह अवचेतन रूप से जानता था कि अगर उसने इसका सीधा सामना किया तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। स्कूश। जैसे जैसे हमला बढ़ता गया, उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई पुतलियां उसके शरीर को चलाने या पीछे हटने के किसी भी संभावित रास्ते को बंद कर रही थी। मैथ्यू ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और सहज रूप से अपने कई वर्षों के युद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए अपनी तलवार को लहराने की मुद्रा में आ गया। मानो विनाशकारी ऊर्जा के प्रकाश का मुकाबला करने के लिए मैथ्यू ने अनजाने में अपनी तलवार के अंदर अपनी जादुई ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपयोग किया, और जैसे ही उसके हाथों भयंकर वार किया, उसकी तलवार के ब्लेड से एक जबरदस्त सफेद रोशनी निकली। एक चमकदार सफेद चाप का सामना एक चाप के आकार की काली ऊर्जा के प्रकाश से हुआ। इस क्षण प्रकृति में विपरीत दो प्रकाश आपस में टकराए और एक दूसरे को काट गए, जैसे वे वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। दो अलग अलग रंगों की चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिससे महल के बगीचे पर पर्दा पड़ गया और वहां मौजूद लोगों की दृष्टि बाधित हो गई। बूम। दोनों पक्षों की विनाशकारी ऊर्जाएं आपस में टकराने लगी और जमीन कई सेकंड तक जोरदार तरीके से हिलती रही। हालांकि मैथ्यू के हाव भाव अचानक बदल गए जब उसकी तलवार की रोशनी को अंधेरी ऊर्जा ने निगल लिया और वह उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी पूरी आकृति विनाशकारी ऊर्जा में समा गई। हमला इतना भयंकर था कि इसने बगीचे के कभी सुंदर घास के मैदान को भी नष्ट कर दिया तथा अपने रास्ते में 10 मीटर चौड़ी एक बड़ी खाई छोड़ दी।
धूल के घने बादल को ऊपर उठते हुए देख रहा था काले वस्त्र पहने एक आदमी। एडेलियो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? एडेलियो, कुछ मीटर दूर उड़ रहे एलिस्टर ने सिकुड़ी हुई आंखों से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने तो बस एक कष्टकारी शत्रु से छुटकारा पा लिया है, एडेलियो ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसकी लाल चमकती आंखों में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जब वह अपने हमले के बाद बनी 10 मीटर चौड़ी खाई को देख रहा था। छी, कमीने, वह मेरा शिकार था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी लड़ाई में दखल मत दो? एलिस्टर हताशा में चिल्लाया। एलिस्टर की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर एडेलियो ने धीरे से अपनी नज़र उसकी ओर घुमाए और फिर चुपचाप उसे गौर से देखने लगा। उद्धरण चिन्ह ... आप बहुत भोले हैं। इस शूरवीर को कम नहीं आंका जा सकता। खासकर उसकी तलवार बहुत तकलीफदेह है। उसका प्रकाश गुण न सिर्फ हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे ठीक होने में भी बाधा डालता है। और आपने सीधे वार झेला। एडेलियो ने अपनी नाराजगी जोर से व्यक्त की। हम इतना कमजोर मत बनो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं हार जाऊंगा? एडेलियो, उद्धरण चिन्ह ... मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत अधिक गर्भवती होने से आप रक्षाहीन हो जाएंगी और दुश्मन के हमले का रास्ता खुल जाएगा, एडेलियो ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। इसके अलावा हमारे पास वह सब पहले से ही है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। एडेलियो ने सतह पर अंकित विभिन्न जादुई आकृतियों से बनी डिस्क को देखते हुए कहा। उसका काला लबादा हवा में बेतहाशा लहरा रहा था और उसके होठों के कोने पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अरे, तुमने तो वह चीज़ इतनी जल्दी ढूंढ ली, और मैंने सोचा था कि हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। मैं इतने लंबे समय से इस कष्टकारी राज्य में हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ कुछ भी नहीं करते हुए अपनी उंगलियां नहीं घुमा रहा था, एडेलियो ने उदासीनता से जवाब दिया। दुर्भाग्यवश वह इस समय संरचना के स्रोत को नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। एलिस्टर, जाओ और मोनिका को बताओ कि हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वह हमारे पास है। उद्धरण चिन्ह, हम ठीक है, लेकिन जेस्ट्रल के उन शूरवीरों का क्या? एलिस्टर ने पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या वे अपना गठबंधन जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह ... वे पहले ही अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब जब मेरे पास वह सब है जिसकी हमें जरूरत है, तो मुझे इसकी परवाह नहीं की। उनका क्या होगा? बस उन्हें छोड़ दीजिए, उद्धरण चिन्ह, एडेलियो ने उत्तर दिया। एडेलियो के इशारे पर एलिस्टर के पंख हल्के से फड़फड़ाए और वह राजधानी की दिशा में उड़ चला। एडेलियो ने अपनी नज़र जमीन की ओर घुमाई जो धुएं से ढकी हुई थी और दोनों पक्षों की बची हुई ऊर्जा के साथ आसमान में ऊंची उठ रही थी। हालांकि शूरवीर पोशाक पहने एक आदमी के बाहर निकलते ही कदमों की आवाज गूंज उठी। उसके चेहरे से खून बहने लगा और उसके कवच की सतह पर दरारें पड़ गईं। मैथ्यू ने एडेलियो की ओर देखा जो जमीन से कुछ मीटर ऊपर था और उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया था। एडेलियो, तुम कमीने, तो तुम ही थे जिसने हमें धोखा दिया। अक्षम्य, उद्धरण चिन्ह, वह गुस्से से दहाड़ा। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। ये सुनकर एडेलियो ने ठंडी हंसी उड़ाई। उद्धरण चिन्ह ... तुम लोग मुझे बार बार गद्दार क्यों कहते हो? आखिरकार मैं शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में नहीं था, उद्धरण चिन्ह, एडेलियो ने जवाब दिया।